नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल तक्षशिला ईक्यू पर। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें आपका आज ही जो है पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। रोज़ आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आपको डिटेल वीडियो किसी भी चैप्टर की चाहिए तो वो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे आप लोग जब जाओगे तो वहाँ पे सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मेरी हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आपको अगर देखनी हो, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन मैं लूँगा और उन क्वेश्चनों से जुड़ी हर एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। जो भी मैं आपको आंसर बताऊँगा उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, जो लिखा है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, अलंकार बहुत ही आसान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे बिल्कुल चुकेगा नहीं अगर आपने अच्छी तरीके से अलंकारों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, यमक, रूपक, श्लेष और उपमा। आप लोग बताओ बच्चों कौन सा आंसर इसका हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाइए, मैं लास्ट में आप लोगों को चेक करता जाऊँगा। देखिए, इसमें बोला जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपका सी। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अनेक शब्द चिपके होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हो तो वहाँ पे आपका जो अलंकार होता है वो होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, बाकी के मैं अंदर जो खास बातें वो बता देता हूँ। यमक अलंकार वो होता है जिसके अंदर एक से अधिक बार कोई शब्द उपस्थित होगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बोला जाता है कि जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। इसकी पहचान क्या होती है, एक योजक चिन्ह का आना। लेकिन ध्यान रहे, उस योजक चिन्ह के एक तरफ उपमेय और एक तरफ उपमान होना आवश्यक है, तभी वो चिन्ह वो आपका जो अलंकार है रूपक अलंकार माना जाता है। वरना हाइफन का जो चिन्ह होता है, मतलब आपका जो योजक चिन्ह होता है, वो और भी अलंकारों में आता है। उपमा अलंकार की अगर मैं बात करूँ, उपमा का अर्थ होता है तुलना होना। जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा सी। आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया। तो देखिए बच्चों, मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया, बताइए आप लोग। इसका हमारा जो आंसर रहने वाला है, आंसर जाएगा डी, 2008। मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान सन 2008 में दिया गया था। इनकी कृति यही एक कहानी यह भी के लिए, इन्हें जो आपका पुरस्कार दिया गया था वो था एक कहानी यह भी के लिए। यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो व्यास सम्मान है वो सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में मिला था और मिला था रामविलास शर्मा को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या रखा है इन्होंने कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, 4 में बोला कि महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अगर मैं बात करूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, शेखर जोशी की, माखनलाल चतुर्वेदी की, तो माखनलाल चतुर्वेदी से आपका भी एक सवाल पूछा गया था यूकेपीएससी के अंदर, जो था कि हिम तरंगिनी या हिम किरीटनी किसकी रचना है। हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी दोनों ही माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आपसे भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन आपको दिया है, मुक्त छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। तो मुक्त छंदों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, वो हमारे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंदों का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने 1918 ईस्वी में जूही की कली एक काव्य लिखा था, जो कि मुक्तक छंद पर ही
लिखा गया था और वो मुक्तक छंद का पहला काव्य माना जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। जूही की कली 1918। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए। बाहर देख के आओ कोई आया है। बाहर देख के आओ कोई आया है, तो इसमें सर्वनाम बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों? कोई, आपके जो सर्वनाम होते हैं वो टोटल 11 होते हैं, जो कि आज आपका हो जाएगा मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो कोई, कुछ जो कि होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आता है आपका स्वयं, खुद, अपना, ऐसे जो शब्द आएंगे वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक में आपका 3 पुरुष होते हैं, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसके अंतर्गत बात होगी। संबंधवाचक जो शब्द होते हैं वो आपके जो, सो, ये जो शब्द होते हैं संबंधवाचक में आते हैं। तो कोई किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पहला, दूसरा, तीसरा, आगे भी इन्होंने डैश डैश कर दिया कि ऐसे ही चलता जा रहा है, इसमें कौन सा निश्चित संख्यावाचक के किस उपभेद में आता है। तो निश्चित संख्यावाचक जो होता है आपके कई प्रकार के बोले होते हैं। आपके गणना दे रखा है, क्रम दे रखा है, आवृत्ति, समूह, और आपका विधानवाचक होता है। इसमें विभागवाचक, प्रत्येकवाचक जिसे हम बोलते हैं, समुच्चय बोधक भी होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कौन सा इसका आंसर होगा आप लोग बताइए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे हम लोग बोलते हैं पहला दूसरा गिन के बताओ, तो आप करते हो पहला, दूसरा, तीसरा। एक तो होता है गिनना, एक होता है क्रम। गिनने में आता है 1 2 3 4 5 6, और क्रम में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा क्रमवाचक, जिसमें आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रमवाचक। अब गणनावाचक में क्या आता है? गणना का मतलब मैंने वही बताया कि गिनती करना, 1 2 3 4, वो आ जाएगा आपका गणना में। आवृत्ति में क्या होता है? आवृत्ति में होता है गुणज। गुणज मतलब जैसे दोहरा, तिहरा, चौहरा, या फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि 4 की आवृत्ति हो रही है। 3 गुना मतलब 3 की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से आवृत्ति बोधक होता है। फिर डी जो है समूहवाचक, वो होता है आपका चारों, आठों, पाँचों, है ना। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आते हैं आपके समूहवाचक में। तो 7वें का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, 8वां, यह गाड़ी मेरी है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यह गाड़ी मेरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो पीछे वीडियो का एग्जाम गया था उसमें भी यूकेपीएससी के अंदर ये पूछा गया था। उस टाइम पे यूके ट्रिपल एससी कराती थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो यह बताओ आप लोग, यह गाड़ी मेरी है, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द नहीं किया गया, तो मैं रेखांकित का बता देता हूँ कौन सा है। रेखांकित है इसमें आपका यह को रेखांकित किया गया है, इसमें बताना है। ठीक है, बताओ। तो आप देखोगे कि जो यह है इसमें होगा सार्वनामिक विशेषण। अब ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें एक तो है सर्वनाम और एक है आपका गाड़ी। अब इनमें क्या अंतर है? गाड़ी है आपकी संज्ञा और यह हो गया सर्वनाम। तो जिस वाक्य में सर्वनाम पहले और संज्ञा बाद में आ जाएगी वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जब नॉर्मल तरीके से सर्वनाम पहले आते हैं संज्ञा से तो उसे बोलते हैं हम लोग मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब यौगिक कब होगा? जब सर्वनाम अपना रूप बदल के आता है। जैसे ऐसा, यह आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, वह आदमी नहीं देखा, वैसा आदमी नहीं देखा। तो जब यह का हो जाएगा ऐसा और वह का हो जाएगा वैसा, यानी ऐसा, वैसा, कैसा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आते हैं आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। लेकिन अभी तक इतना गहरा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विशेषण है। तो ध्यान रखना है, जब सर्वनाम पहले और संज्ञा बाद में आ जाएगी तो उसका आंसर जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोग आंसर क्या लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। यहीं से अगर आपसे पूछेगा कि बताओ आपके व्युत्पत्ति के आधार पर कितने शब्दों के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3, उत्पत्ति के आधार पर 4 और व्युत्पत्ति के आधार पर 3।
फिर पूछेगा अर्थ के आधार पर बताओ, तो अर्थ के आधार पर देखो बुक्स के अंदर भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ही बुक्स के अंदर अर्थ के आधार पर 2 दे रखे हैं, किसी में 4 दे रखे हैं, तो सबका अलग अलग मामला होता है, तो आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पर लेकिन 4 ही होते हैं, आपको फिक्स है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ये भी फिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उसमें कौन सी क्रिया है? बताओ आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो प्यारे बच्चों उड़ रही है, अब देखो दिक्कत ये आती है कि इसमें सर कर्म तो मौजूद है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आकाश इसमें कर्म हो जाएगा, बहुत से बच्चे बताते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर लगाते हैं सकर्मक, जो कि हमेशा गलत जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। ऐसा क्यों? देखो उड़ना, चलना, घूमना, ठीक है, नाचना, ये सब क्या होते हैं आपकी अकर्मक क्रियाएं। अगर मैं इन्हीं की सकर्मक क्रिया बनाऊँ तो उड़ना का हो जाएगी उड़ाना, चलना की हो जाएगी चलाना, घूमना की हो जाएगी घुमाना, दौड़ना की दौड़ाना, दौड़ने की क्या हो जाएगी दौड़ाना। तो जब आना प्रत्यय आप लोग लगा देते हो तो तभी अकर्मक क्रिया किस में बदल जाती है? आपकी सकर्मक क्रिया में। तो यहाँ चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आपको सिर्फ क्रिया को देखना है, क्रिया है उड़ रही, उड़ा रही नहीं, क्योंकि उड़ा नहीं रहा चिड़िया को, खुद ब खुद उड़ रही है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगी अकर्मक। तो ये आपको ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया मैंने बताई थी, इसमें कर्म मौजूद होगा। द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म उपस्थित होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? द्विकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, नंबर 11, राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोगों ने देखा कि हम जो कारक को पहचानते हैं वो विभक्ति के आधार पर पहचानते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को देखें तो करण आ रहा है, करण में आता है से, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे तो भी राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, से तो कहीं पे है ही नहीं, तो करण तो आंसर नहीं हो सकता। फिर आपने देखा अपादान, अपादान का अर्थ क्या होता है? अपादान कारक का सबसे बड़ी पहचान थी कि 2 वस्तुएं अथवा 2 व्यक्ति क्या होते हैं अलग हो जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं अपादान कारक। या कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मोहन घर से बाहर चला गया, उसे देश से निकाल दिया गया, तो इन चीज़ों में 2 वस्तु या 2 व्यक्ति अलग हो रहे हैं तो हो जाएगा अपादान कारक। यहाँ पे तो कोई अलग नहीं हो रहा है, यहाँ तो कुर्सी और ला के दी जा रही है, बैठाया जा रहा है। संबंध, जब किसी का संबंध किसी से व्यक्त किया जाता है तो वहाँ होता है संबंध कारक, सा सी से, इस तरीके के शब्द आते हैं। का की के, सॉरी, का की के, रा री रे नानी ने। संप्रदान जो आपका कारक होता है इसकी पहचान होती है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्ण का अर्थ क्या होता है? अगर मैं कर्ण की बात करूँ, कर्ण का अर्थ होता है साधन, जब आप किसी वस्तु का प्रयोग करके कहीं कुछ काम करते हो उसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12, लिंग कैसा शब्द है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग ने देखा होगा शिवलिंग। तो लिंग का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है संस्कृत के अंदर होता है, बहुत ही पवित्र शब्द है। लिंग का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो ध्यान रखना, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम, ठीक है, तत्सम। आप लोगों को पता होगा तत्सम तद्भव की क्या पहचान है? जो शब्द संस्कृत में जो के तो प्रयोग होते हैं, केवल संस्कृत में, उन्हें बोलते हैं हम लोग तत्सम, जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं। और जिनका आपने तोड़ मरोड़ के थोड़ा अलग अर्थ निकाल दिया, उन्हें बोलचाल में नॉर्मल कर दिया, तो उन्हें हम बोलते हैं तद्भव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है? तो वह जाने का वादा कर चुका था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना होता है? लास्ट के शब्द पे। लास्ट में जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? चुका था। मैं आपको भी काल पढ़ाने वाला हूँ, काल में आप लोग देखोगे कि मैं बहुत ही डिटेल में काल पढ़ाऊँगा। एक क्वेश्चन भी अगर आपसे छूट जाए तो मुझे बताना। तो यहाँ पे चुका था, तो हमने पढ़ा था चुका था, चुकी थी, चुके थे, हम लोग सब सेंटेंस पढ़ते थे इंग्लिश में भी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो बात कब की चलती थी? पूर्ण भूतकाल की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल की क्या पहचान है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहने वाला है? पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल की अगर मैं बात करता हूँ, आसन्न भूतकाल जब कोई क्रिया हाल ही में कम पूरी हुई है, जैसे वह अभी सोकर उठा है, तो इसका मतलब आसन्न भूतकाल की बात है, ठीक है, नज़दीकी काम हुआ है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल क्या है? वह चल रहा था, वह नाच रहा था, वह गा रहा था, वह खेल रहा था, वो क्या हो जाता है आपका? अपूर्ण भूतकाल। अगर मैं बात करूँ संदिग्ध भूतकाल की, तुम नाचे होंगे, तुमने गाया होगा, एक अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन
क्रिया पूरी हो चुकी है। तुम नाचे होंगे, तुम गाए होंगे, तुम कूदे होंगे, तो होंगे शब्द अधिकतर आएगा। ये इसके संदिग्ध भूतकाल की पहचान होती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 पे हम लोग देखते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के हमने पढ़े हैं दो प्रकार। पहला होता है हमारा तद्धित प्रत्यय और दूसरा होता है हमारा कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया के पीछे लगते हैं, और क्रिया कहाँ से निकली है? धातुओं से। क्रिया बनती है धातुओं से। तो जो प्रत्यय क्रिया के पीछे लगता है अथवा धातुओं के पीछे लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कृत प्रत्यय। ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर बी, कृत प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग को छांटिए। चलिए जी, पुल्लिंग को छांटते हैं। संस्कृत। संस्कृत एक भाषा है और सभी भाषाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या। अमावस्या आ गई, अमावस्या चली गई, तो चली गई मतलब स्त्रीलिंग, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, जीभ काट ली या जीभ बंद कर लो। कुछ भी कर लो आप लोग, जीभ को अगर आप लोग कोई भी सेंटेंस बनाओगे जीभ के ऊपर तो आप देखोगे कि जीभ क्या होती है? स्त्रीलिंग। तो नाम से पता लग रहा है। और नीम, जो कि अभी अभी यूकेपीएससी के अंदर आपका जो एग्ज़ाम गया था आपका उत्तराखंड कांस्टेबल, उसके अंदर नीम एक लिंक के आधार पर उन्होंने डाला था। तो वहाँ बहुत से महारथी नीम को भी आपका बता रहे थे कि स्त्रीलिंग, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। तो ये गलत है। नीम एक पुल्लिंग शब्द है। तो आपको ध्यान रखना, नीम क्या है? पुल्लिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर डी, नीम। ठीक है। चलिए 16, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है। चलो जी, तो अव्यय से सवाल दे दिया। परिमाण, रीति, संबंध, समुच्चय, ये चारों ही भेद किसके होते हैं? अव्यय के। तो धीरे धीरे इनमें से किस में आता है? तो धीरे धीरे जो आपका आएगा, इसका आंसर जाएगा ए, यानी परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो आपको ध्यान रखना आंसर क्या जाने वाला है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। देखिए, वाक्य दो तरीके के भेद होते हैं वाक्य के अंदर। मैंने वाक्य पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाओगे मेरे चैनल पे तो वहाँ आप लोग देखोगे जाके कि वाक्य के कितने भेद है? दो। एक आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका प्रयोग व रचना के आधार पर। तो वाक्य आपके अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और रचना के आधार पर होते हैं 3। तो आपके 17 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने पत्र लेखन अगर कभी पढ़े हो तो पत्र लेखन के अंदर आप लोग देखोगे, पत्र लेखन से बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते। जब मैं पत्र लेखन पढ़ाऊंगा आप वहाँ पे भी देखोगे। कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? तो आंसर इसका जाने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पत्र, जो कि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। टिप्पणी के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी भी आपके उत्तराखंड कांस्टेबल में टिप्पणी के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, जिसका आंसर हमारा आ रहा था वस्तु प्रधान होना चाहिए टिप्पण। कभी ये कल्पनाओं में लिखा जाता, भावों पे लिखा जाता, काव्य का कोई प्रयोग नहीं होता, सिर्फ वस्तुनिष्ठ होता है, यानी जो बात कही जानी है बस उसी के ऊपर टिप्पण होगा, बाकी पे नहीं होगा। इसकी जो शैली होती है टिप्पण की, वो होती है आपकी सीधी और सरल शैली, जो पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। अब अर्ध सरकारी की अगर मैं बात करूँ, सरकारी जो पत्र होते हैं इनकी शैली कौन सी होती है? तो इनकी शैली होती है मध्यम या उत्तम शैली। ध्यान रखना है, मध्यम या उत्तम शैली इनकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है? तो आपको ध्यान रखना है, सभी सरकारी पत्रों में, कोई भी सरकारी पत्र हो, सबकी जो दिनांक होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, तो आपकी कहाँ होती है? ऊपर और दाईं तरफ। सरकारी पत्र में पत्र संख्या कहाँ होती है? ऊपर की ओर दाईं तरफ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऊपर की ओर दाईं तरफ, मतलब 19 का ए। ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है दिनांक भी यहीं पर होती है, ऊपर दाईं तरफ ही दिनांक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20, ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों और कार्यालयों में चली जाए उसे क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर। आपको ध्यान रखना है पत्र लेखन के अंदर सभी पत्रों का इंग्लिश में मीनिंग आपको पता हो, क्योंकि वहाँ से इंग्लिश के मीनिंग भी आपको पूछते बैठता है। तो ध्यान रखना, पारपत्र क्या होता है आपका? पासपोर्ट। परिपत्र होता है आपका सर्कुलर, बहुत बार पूछा जा चुका है। कार्यालय आदेश आपका होता है ऑफिस ऑर्डर, और अधिसूचना आपका होता है
नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, परिपत्र। तो उम्मीद करता हूँ आज के 20 सवाल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश ये की है कि जो ऑप्शन आपको अलग से दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें मैंने बताई है। आगे जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले, मैं साथ साथ इसी तरीके की सीरीज चलाता जाऊँगा। प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, 3, 4, 5 ऐसे चलाते जाएंगे और एक तरफ हम लोग थ्योरिकल पार्ट पूरी डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए। अब जो ये 20 सवाल 25 के कर दिए यूकेपीएससी के अंदर, इन पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहना। और कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी सवाल पे आपकी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ से आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।